चंद्रकांत झा, दिल्ली पुलिस की नींदें हराम करने वाला सीरियल किलर। 20 अक्टूबर 2006 को सुबह सवेरे मगरबी दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले ने बताया कि उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास एक लाश रखी है। पुलिस वहां पहुंची तो उसे एक टोकरी मिली जिसमें एक कटी हुई लाश रखी हुई थी। लाश के साथ एक ख़त भी था जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी और कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पुलिस को चैलेंज किया गया था कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। 6 माह बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एन उसी जगह से एक और लाश मिली। जकड़ी हुई लाश, सर और हाथ पांव गैब। पिछली बार की तरह इस बार भी लाश को बांध दिया गया था। कत्ल के इन वाक़यात में कातिल ने मकतूलीन के सर दरियाए जमुना में फेंकने का दावा किया था। 6 माह में अंधे कत्ल की 2 वारदातों ने दिल्ली पुलिस को बुखला दिया। अप्रैल के महीने में पुलिस की तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और मई में तिहाड़ जेल के बाहर एक और सरकलम लाश मिल गई। लाश को उसी तरह बांधकर टोकरी में रखा गया। उसके साथ एक खत भी था। खत हिंदी में लिखे गए थे और आखिर में लिखा था दिल्ली पुलिस का साला या दिल्ली पुलिस का बाप। खत लिखने वाले का नाम दर्ज था सीसी। तिहाड़ जेल जैसे इंतहाई महफूज मकाम के बिल्कुल बाहर एक के बाद एक सरकटी हुई लाशें, लाशों के साथ मिलने वाले खतूत और थानों में बजने वाले फ़ोन, इन सब चीज़ों ने वाज़ेह कर दिया था कि वो एक गैर मामूली मुजरिम है जो दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है। नेटफ्लिक्स की 3 अक़सात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म बिहार के इलाके मधेपुरा में एक मुतवस्सत घराने में पैदा होने वाले इस कातिल चंद्रकांत झा की पूरी कहानी बयान करती है कि किस तरह उसके गुस्से ने उसे एक सीरियल किलर में तब्दील कर दिया। मजीद तफ्तीश से इल्म हुआ कि चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल से नाराज़ था क्योंकि उसने तिहाड़ जेल के अंदर उसके साथ बदतमीज़ी की थी। इस वजह से चंद्रकांत लाशें तिहाड़ जेल के दरवाजे पर रखकर दिल्ली पुलिस को हरासा करके बदला लेना चाहता था। सुंदर सिंह यादव, जो इस सीरियल किलर केस के तफ्तीशी अफसर थे, दिल्ली पुलिस से बतौर ACP रिटायर हुए और इन दिनों अपने गांव में काश्तकारी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उन दिनों इतने CCTV कैमरे नहीं थे। लाशों के सर ना होने की वजह से ये पहचानना मुश्किल था कि मुतवफ़ी कौन है। मकतूल को जाने बगैर उसके कत्ल के मुहर्रक और कत्ल का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि ये केस मुख्तलिफ था क्योंकि इसमें मारे जाने वाले अफराद की शनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि लाशों के सर नहीं थे, लाशों से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। ये वो दौर था जब ना सिर्फ पुलिस बल्कि इन खतूत के लीक होने की वजह से इस मामले में मीडिया की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। अमित कुमार झा इन दिनों दिल्ली के एक मकामी अखबार में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। BBC से बातचीत में उनका कहना था कि जब ये ख़त मीडिया पर लीक हुआ तो हलचल मच गई। ये उन दिनों दिल्ली की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। आमतौर पर दिल्ली में कोई चोरी या डकैती करके पुलिस को चैलेंज करता है या डकैती करता था, लेकिन इस मामले में कोई उसे कत्ल करके चैलेंज कर रहा था। अमित कुमार झा ने बताया कि के पाल उस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे और उन्होंने इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने के अहकाम दिए थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं मुश्किल ये थी कि जो लाशें मिली थीं उनका सिर्फ धड़ था और सर नहीं था और पुलिस के लिए किसी भी मामले को हल करने के लिए लाश की शनाख्त ज़रूरी होती है। शनाख्त हो जाए तो पुलिस तफ्तीश करती है, मुतवफ़ी के हवाले से ताना बाना जोड़ती है, फैमिली कॉल डिटेल, ये सब मिलकर बहुत मदद करते हैं। लेकिन इन मामलात में ऐसा नहीं था। ये मुश्किल केस था और इसमें 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। सुंदर सिंह यादव और बाकी तफ्तीशी टीम ने आखिरकार चंद्रकांत झा को दिल्ली के एक इलाके से मई 2007 में गिरफ्तार किया। यादव कहते हैं जब चंद्रकांत मेरे सामने आया तो ऐसा लगता था कि वो काफ़ी मंतकी और तालीम याफ्ता है। मैं 1 साल पहले से इससे फ़ोन पर बात कर रहा
था, लेकिन जब मैं 3-4 कत्ल के बाद उसे पकड़ने में कामयाब हो गया तब उसने मिलते ही मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछा कि तुम सुंदर सिंह यादव हो। मैं बहुत हैरान हुआ। उसने कहा तुम जीते, मैं हार गया, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मुझे मत मारो। लेकिन यादव और उसके साथियों की परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। वो कहते हैं इस मामले में 3 कत्ल हुए थे और एक केस पहले से हरिनगर थाने का था। 4 और कत्ल दिल्ली के दूसरे हिस्सों में हुए थे। मुझे इन चारों जराइम के बारे में इल्म नहीं था। मालूम नहीं मारे गए लोग कौन थे, ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन चंद्रकांत झा ने इतराफ़ी बयान में काफ़ी तफसील बताई थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे मुकदमे की समाअत के दौरान परेशानी होगी। जिस इंसानी खोपड़ी को बरामद किया गया था वो इस मुकदमे का हवाला दे रही थी जिसकी मैं तफ्तीश कर रहा था, और एक खोपड़ी किसी और मुकदमे की तरफ। वो सोच रहा होगा कि दोनों मामलात के डीएनए प्रोफाइल्स आपस में नहीं मिल रहे हैं और इससे इसे अदालत में मदद मिलेगी। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत में चंद्रकांत झा का रवैया कैसा रहा, इसका जवाब उत्कर्ष आनंद ने दिया, जिन्होंने खुद बतौर रिपोर्टर सब कुछ देखा है। उत्कर्ष आनंद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा वो अदालत में बहुत कम बोलता था, लेकिन उसमें एक अजीब किस्म का एतमाद था। जब वो अपने वकील से बात करता था तो उसे उन्हें समझाते हुए देखा जाता था। ऐसा लगता था कि उनके पास कोई हिकमत अमली है जिसके तहत वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं लगता था कि वो पागल या दीवाना था। वो कंट्रोल्ड और कंपोज्ड लगता था। चंद्रकांत झा का सिर्फ एक वीडियो क्लिप है जिसे नेटफ्लिक्स की दस्तावेजी फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो क्लिप में चंद्रकांत कहते हैं कि मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग झूठी खबरें क्यों शाये करते हैं। अगर आपको लगता है कि खबर गलत हो रही है तो ये आपकी गलती है। आपने अभी तक सच नहीं बताया। क्या आपने हमसे पूछकर प्रिंट किया? क्या आप जानते हैं कि मैं कहां से पकड़ा गया हूं या मैं जानता हूं? एक सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा कि तुमने चारों को क्यों मारा तो जवाब मिला हो सकता है हमने 4 से ज़्यादा को मारा हो। आपको कैसे मालूम कि सिर्फ 4 मारे हैं? उत्कर्ष कहते हैं जब वो मीडिया के साथ बहस करता था, जिससे वो बात करता था, उसके जवाबात मुंतकी होते थे। जब भी उससे आमना सामना होता तो मैं भी डरता था कि ना जाने वो क्या रद्द-ए-अमल ज़हर करे। ताहम मेरी उनसे कभी तवील गुफ्तगू नहीं हुई। उत्कर्ष बताते हैं कि जब तक इनका मुकदमा अदालत में चलता रहा एक भी शिकायत अदालत में नहीं आई और ना ही जेल से आई। पुलिस का मानना था कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, कत्ल कर देता था, लेकिन ट्रायल जज के पास कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि वो कभी गुस्से में हवास खो बैठा हो। पुलिस और जज के सामने चंद्रकांत झा के अल्फाज और बयानात में फ़र्क था। अमित कुमार झा का कहना है कि जब उसे अदालत में पेश किया गया तो वो पुलिस वालों के सामने कहता था कि 2-4 कत्ल कोई बड़ी बात नहीं, हम ये काम किसी भी वक्त कर सकते हैं। और जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो वो वहाँ कहता था कि वो एक गरीब आदमी है जो सब्जी बेचता है और जिसे पुलिस ने बेकार फंसाया है। वो जानता था कि उसने जो कुछ पुलिस के सामने कहा उसकी जज के सामने कोई अहमियत नहीं है। सुंदर सिंह यादव भी चंद्रकांत झा की इस चालाकी की तस्दीक करते हैं। उनका कहना है कि इसमें सिर्फ एक खामी थी और वो कहता था कि उसे अंग्रेज़ी नहीं आती, वरना वो तकनीकी चीज़ों, कानूनी पेचीदगियों और कोताहियों को अच्छी तरह जानता था। दस्तावेजी फिल्म में चंद्रकांत झा के घोषाई गांव के देहातियों के बयानात और कुछ तस्वीरें खौफ व हरास पैदा करती हैं और अंदाज़ा है कि चंद्रकांत झा ने 3-4 नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा कत्ल किए थे। असल में कितने कत्ल हुए इसके जवाब में उत्कर्ष आनंद कहते हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी नहीं बता सकता कि जिन जराइम के लिए वो सज़ा काट रहा है उसने वो जराइम भी किए हैं, क्योंकि उसने कई कत्ल किए हैं। मीडिया में बयानात के उसे कैसे पता चला कि सिर्फ 4 कत्ल हुए हैं? 4 कत्ल का इल्ज़ाम है, 3 की सज़ा हुई है, फिर चौथा किसने किया? दस्तावेजी फिल्म से लगता है कि ये तादाद 40 या उससे ज़्यादा हो सकती है। दस्तावेजी फिल्म में उत्कर्ष आनंद ने जिक्र किया है कि चंद्रकांत अपनी सज़ा के बाद कई बार जेल से बाहर आए हैं। वो बताते हैं 3 मुकदमात में उसे सज़ा हुई और वो सज़ा काट रहा है, लेकिन ये भी सच है कि उसे 4 बार पेरोल मिला, 7 बार फरलो मिला। 2019 के बाद वो जेल से बाहर नहीं आया, लेकिन उससे पहले भी वो कई बार जेल से बाहर आ चुका है। 2019 के बाद क्या बदला? इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं इस साल उसने हमले की
शिकायत की थी। फिर फैसला हुआ कि उसे 2 साल के लिए पेरोल या फरलो पर रिहा किया जाएगा। मैं आपको ताज़ा तरीन वाक़या बताता हूँ। इस साल फरवरी में उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट दायर करके अपील की कि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है और माँ की वजह से पेंशन रुक गई है, इसलिए उसे पेरोल पर रिहा किया जाए। लेकिन उसकी शिकायत और वजूहात संजीदा नहीं थीं, इसलिए उसे इजाज़त नहीं दी गई। अमित कुमार झा ने चंद्रकांत से मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या भी बयान किया है। जब चंद्रकांत सज़ा के बाद जेल में थे, मुझे उसकी बीवी का फ़ोन आया कि वो चंद्रकांत झा की बीवी बात कर रही है और वो कत्ल के एक मुकदमे में बरी हो गई है। मैंने पूछा कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला? उसने कहा कि वो चंद्रकांत से मिलने जेल गई थी, उसने दिया है। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि जेल में मेरा नंबर भी उसके पास है। दस्तावेजी फिल्म में चंद्रकांत के ख़ानदान के किसी फ़र्द का बयान नहीं दिखाया गया, ऐसा क्यों है? इसके जवाब में सीरीज़ की हेड ऑफ रिसर्च और क्रिएटिव प्रोड्यूसर सर नंदिता गुप्ता कहती हैं, मैं चंद्रकांत झा के घर वालों से मिली, वो बहुत अच्छे थे और इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे, कैमरे पर आना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उसके फैसले का एहतराम किया। वो कहती हैं, इस फिल्म को बनाने में 2 साल लगे, 4 महीने तक हमने सिर्फ तहकीक का काम किया। हमने बिहार के उस गांव में बहुत से लोगों से बात की, हमने तकरीबन 40-50 लोगों से बात की होगी। कई महीनों में यह काम हुआ। ये केस तफ्तीश के लिहाज से मुश्किल था। जराइम की कवरेज करने वाले सहाफ़ी भी इससे मुतफिक हैं। अमित कुमार झा का कहना है कि उन दिनों सीसीटीवी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं था। आज शायद ही कोई ऐसा जुर्म हो जो सीसीटीवी में कैद ना हुआ हो। मोबाइल का इस्तेमाल कम होता था। अब पुलिस डाटा पर काम करती है, सारा डाटा उठा लेती है। उस वक्त इतनी मदद कम थी। कोई पुलिस वाला पूरा साल तिहाड़ के बाहर नहीं रह सकता था। वो लाश को कब रखेगा, कहाँ रखेगा, मुझे नहीं मालूम था। सुंदर सिंह यादव के मुताबिक इस केस में वाक़याती सबूत बहुत मजबूत थे। वो कहते हैं, हम तफसीलात का जायज़ा ले रहे थे, कई जावियों से जांचते रहे, फिर आगे बढ़े। हमें मालूम था कि इससे मुलजिम को मज़ीद परेशानी होगी, इसलिए हमने न सिर्फ लाश बल्कि DNA के मुख्तलिफ हिस्से भी हासिल किए, प्रोफाइलिंग के लिए भेजे, ख़त लिखे थे, फिर हाथ की लिखाई चेक करवाई। टेस्टिंग रियाजी की तरह है, या तो आपको 100 में से 100 मिलेगा या आपको 0 मिलेगा। चंद्रकांत झा कैसे पकड़ा गया? ये केस पूरे पुलिस महकमा के लिए एक चैलेंज बन गया था और इसे हल करने के लिए दबाव मुसलसल बढ़ रहा था, लेकिन ये कामयाबी कैसे हासिल हुई? यादव कहते हैं, जब वो हमें फ़ोन करता था तो हम काफ़ी देर तक उससे बात करने की कोशिश करते थे ताकि हमें कोई इशारा मिल सके। उससे तवील बात करना भी हमारी तफ्तीश का हिस्सा था। इस गुफ्तगू के दौरान हमने उसे बहुत सी बातें सुनाई, कुछ जो उसे बताना नहीं चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने इस केस को हल करने के लिए मुखबरों से भी काफ़ी मदद ली। दस्तावेजी फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी मदद से वो एक डॉक्टर के पास पहुंचे जिसके पास चंद्रकांत झा बाकायदगी से जाया करता था, और इस डॉक्टर और चंद्रकांत के एक रिश्तेदार के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ था। यादव दस्तावेजी फिल्म में बताते हैं, उसी रिश्तेदार ने बताया कि चंद्रकांत के पास एक रेढ़ा है जिसमें इंजन लगा हुआ है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक एक मखसूस इलाके की निशानदही की गई और गश्त के दौरान पुलिस वालों ने ऐसी ही एक गली में वो रेढ़ा देखा और उसके ज़रिए हम चंद्रकांत को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। चंद्रकांत झा इन दिनों जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं।